हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में। आप तो जानते हैं कि हमने तीसरा पार्ट शुरू कर दिया था जिसका नाम है इनाम। पिछली क्लास में हमने देखा था कि एक तो लगातार लोगों का आना जाना परेशान कर रहा था लेखक और उनकी पत्नी को, और दूसरा उनकी जली कटी ने डंक का काम किया था। अब देखते हैं आगे। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पूछा कि क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे। अब उसे निश्चय था, उसे पता था कि लेखक मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आए हो और शायद अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का एग्रीमेंट अनुबंध कर कर आए हो। अब बच्चे से यह टेढ़ा सवाल पूछकर वह उससे कबूलवाना चाहते थे। अब हम तो जानते ही हैं, बच्चों को इन झगड़ों से क्या लेना देना होता है। बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं। वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। अब हेमंत भला बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। अब खैर, राम राम करके उस दिन जैसे तैसे बीत गया और सारे टंटे से पीछा छूट गया। लेकिन आगे क्या होने वाला था, इस बात का आभास ना तो लेखक को था और ना ही उनकी पत्नी को। अब शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथ में एक कटोरा था, वो भी ढका हुआ था। आवाज लगाती हुई चली आई और कहने लगी, ओ बहू, कहाँ है, जरा इधर तो सुन। अब यहाँ देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे शांति बुआ मानो शांति भंग करने ही आई हो। अब लेखक कहते हैं कि कल के भीड़ से भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसीलिए दोनों का मूड भी ठीक था। अब पत्नी ने भी बड़ी प्यार से शांति बुआ का स्वागत किया, उन्हें बिठाया और कहा, बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी, जरा बोतल से पानी भेजना। अब बुआ जी भी बड़ी जल्दबाज थी। पानी पीकर ठंडा उठ गई और कहने लगी, नहीं बहू, चलती हूँ, अभी चूल्हा बुझाया ही नहीं है। अब यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता तो मैंने सोचा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखाओ, शाम को मंगा लूँगी। अब इतना कहने की देर थी, पत्नी का दिल तो बाग बाग हो गया। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, यानी जुबान पर मिठास लाकर बोली, बुआ जी, अरे आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ से भिजवा दूंगी घर पर। अब कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। लेखक कहते हैं कि यह तो बस शुरुआत थी आने वाले मुसीबतों की। अब उसी संध्या को शाम को लाला दीनदयाल पधारे, जो कि उनके पड़ोसी थे। उनके हाथ में मिठाई का बोया था। गुस्से के मारे तो वो पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर लेखक को दुगनी खुशी हुई। सोफे पर बैठते हुए लेखक बोले, कहिए लाला जी, सब अच्छी तरह से, सब बढ़िया है। तो लाला जी ने कहा, सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक हो। तो लेखक ने कहा, आपकी दया है। फिर लाला जी कहते, सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। तो लेखक ने जवाब दिया, हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, आइए देखिएगा। अब वे वैसे ही बैठे रहे। लाला जी, उन्होंने कहा, देखकर क्या करूँगा, विदेश की नकल करी होगी। अब लेखक ने यहाँ पर चुप रहना ही ठीक समझा, लेकिन लेखक की पत्नी के कानों में यह बात पड़ गई कि बगल वाले ताऊ जी आए हैं। अब आम की आइसक्रीम तश्तरियों में यानी प्लेटों में लगाकर वह चली आई। लाला जी, लीजिए आइसक्रीम, सवेरे जमाई थी। लाला जी ने कहा, नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। अब लेखक ने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। लेकिन लाला जी ने कहा, मैं आइसक्रीम नहीं खाता, मेरे दांत चीसने लगते हैं। अब लेखक को पता था कि बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम ज़बरदस्ती कैसे करते। तो फिर लेखक ने भी अकेले खाना ठीक नहीं समझा। क्या यह अच्छा लगता? तो उन्होंने विमला यानी उनकी पत्नी से कह दिया कि इसे ले जाओ और बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। अब लेखक आगे कहते हैं कि मोहल्ले में समाचार जो है वो उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। अब लेखक के फ्रिज का ऐसा उपयोग पता चलते ही उनके घर के सामने तो लाइन लग गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तो कोई तरह तरह के साग, बाप रे, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। अब उसी दौरान चमन लाल लखनऊ गए
तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। अब बैनर्जी कोलकाता से संदेश भी ले आए और खीर महीने भर के लिए ले आए। अब रेफ्रिजरेटर में तो लेखक के खुद की चीज़ें रखने के लिए जगह ना के बराबर मिलती थी। अब इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं थी। दुख तो इस बात का था कि उनके घर की प्राइवेसी भी छिन गई थी। अब नहाना खाना भी जैसे हराम हो गया था। अब तो मोहल्ले वालों के जब मन में आता वे कोई भी व्यंजन लाकर लेखक के रेफ्रिजरेटर में रख देते थे। अब लेखक इससे बड़े परेशान हो गए थे। अब करे तो क्या करे, उनकी समझ में कुछ नहीं आता था। उनका तो जी करता था कि किसी को वह रेफ्रिजरेटर दे दे और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर वह नाचे। किंतु लेखक ऐसा कर भी तो नहीं सकते थे, क्योंकि उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी। अब चिंता ने चेतना की चिता सजा दी थी, यानी उत्साह ने अब चिंता का काम करना शुरू कर दिया था, यानी चिंता की जगह ले ली थी। अब एक दिन कैलाश आया। अब मोहल्ले में रहता था, मोहल्लेदार था, लेकिन बहुत क्लोज था, यानी बहुत करीबी था। कहने लगा, सिंधी आलू मुझे बड़े पसंद है, सो पत्नी से काफ़ी बनवा लिए हैं मैंने। यह आलू तुम अपने फ्रिज में रख लो, जिस दिन खाने को मन करेगा मैं ले जाया करूँगा। अब लेखक कहते हैं उस दिन तो रेफ्रिजरेटर में तिल रखने की भी जगह नहीं थी। अब लेखक ने अपनी बेबसी बताई तो वह बिगड़ गया, चिढ़कर बोला, अच्छा जी, अरे गहरे की चीज़ें रखने के लिए तुम्हारे रेफ्रिजरेटर में जगह है और यार लोगों की चीज़ें रखने के लिए तुम लाचारी दिखाते हो। अब लेखक ने पत्नी की तरफ देखते हुए आंखों ही आंखों में पूछा, इशारा किया, तो पत्नी ने ना में सिर हिला दिया। अब वह दोनों को देखकर भाप रहा था और उसने कहा, अच्छा ठीक है, मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लूँगा। अब ये दोनों भी, लेखक और उनकी पत्नी भी, उसे निराश करते हुए वास्तव में बहुत दुखी थे। अब यहाँ पर बस एक ही गलती हुई उन दोनों से कि उन्होंने यह बात उससे नहीं बताई और खुश होकर उसे फ्रिज खोलकर दिखा दिया। अब उसने कहा, फ्रिज भरा नहीं कहिए, व्यंजनों से अटा पड़ा था। देखकर तबीयत घबराती थी। अब कैलाश ने उस फ्रिज को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी, इतनी भी जगह नहीं थी उस फ्रिज में। अब सहसा उसने एक कांच का कटोरा निकाला जो उसकी दृष्टि में पड़ गया था और विमला से पूछा, यानी लेखक की पत्नी से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? लेखक की पत्नी ने जवाब दिया कि अपनी ही है। तो बस इतना कहने की देर थी। कैलाश ने कहा, तो फिर इन्हें रखने का क्या फ़ायदा, ऐसी चीज़ तो पेट में पहुंचनी चाहिए। और ऐसा कहकर उसने 2 सिल्वर क्रीम मुंह में रख ली। अब बाकी 2 बची थी। हेमंत अमिता तो स्कूल गए थे और कैलाश को तो फ्रिज में जगह करनी थी, इसीलिए वो 2 बची हुई सिल्वर क्रीम इन दोनों ने ही ख़त्म कर दी। अगले कुछ ही दिनों में लेखक का फ्रिज जो है वो पूरी तरह से खाली हो गया था। अब उसमें केवल लेखक की घर की चीज़ें ही बची हुई थी। अब ये कैसे हुआ, चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पहले तो शांति बुआ अपना पनीर मटर लेने आई तो लेखक ने जवाब दिया कि क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे, इसीलिए फेंक दिया। जैसे ही शांति बुआ गई उसके बाद रामानुज आए। रामानुज ने मिठाई मांगी तो लेखक ने माफ़ी मांगते हुए कहा, चाचा जी, बड़ा शर्मिंदा हूँ, कल 3-4 मित्र आए थे, बाजार जाने का मौका न मिला, आपकी मिठाई से ही काम चला लिया, और फिर भी मैं आप में और अपने में कोई भेद तो नहीं रखता ना। ये उन्हीं के शब्द थे जब वे मिठाई रखने के लिए आए थे। इस तरह से फ्रिज की 2 चीज़ें तो कम हो गई थी, एक तो शांति बुआ का पनीर मटर और दूसरा रामानुज की मिठाई। अब आगे साग लेने के लिए चक्रवर्ती आए तो उन्हें भी बेबसी और लाचारी दिखाते हुए लेखक ने कहा, भाई तुम्हें तो पता है कल कैसी धुआंधार बारिश थी। अब पत्नी बोली, जब घर में साग रखा है तब भीगने से क्या फ़ायदा, जैसा उन्होंने खाया वैसा हमने। और इस तरह साग भी फ्रिज से कम हो गया था।
अब बारी थी तो रमा के पराठों की। जब रमा आई तो उसने पराठों के बारे में पूछा तो विमला ने यानी लेखक की पत्नी ने उत्तर दिया कि रमा, सवेरे ही सवेरे एक साधु आ गए थे, बड़े पहुंचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती। और हाँ, घर में उस समय कुछ तैयार भी नहीं था तो तुम्हारे पराठे दे दिए। रमा को विमला की इस बात पर शक हुआ। उसने पूछा, किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती ना। विमला बात बनाते हुए कहती है कि हाँ, अगर मैं उसे कुछ ना देती तो फिर वह सारे मोहल्ले को तंग करता, और मैंने पराठे तुम्हारी ओर से दिए हैं, तुम्हारे घर का पता भी बता दिया है उसे। अब तुम झूठ समझो या सच, कल परसों जब वह तुम्हारे घर आकर आज के इन पराठों के लिए तुम्हें आशीर्वाद देगा और तुमसे भोजन मांगेगा, तब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा ना रमा। लेखक आखिर में हमें कहते हैं कि मैंने कहा था ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। अब मेरे घर के आसपास भी कोई नहीं फटकता। अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि लेखक ने फ्रिज खाली करवाने के लिए कैसा उपाय निकाला। चलिए, यहाँ पर ये पाठ जो है समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम मिलेंगे एक नए लेसन के साथ। तब तक धन्यवाद।